हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को समीकरण के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को समीकरण को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप लोग बीजीय व्यंजक में बहुत सारे दोस्तों अगर आप गणितीय क्रिया अगर आप करते हैं तो उस पर दोस्तों आपके समीकरण मिलते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों बहुत सारे समीकरण पर सवाल भी बनाए होंगे। तो अगर कोई दोस्त आपसे पूछ दे कि समीकरण होता क्या है, समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप उसे बता पाने में या फिर उसे परिभाषित कर पाने में आप दोस्तों डिफिकल्ट कर देते हैं, जो कि दोस्तों आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आपके समीकरण का जो यूज है वो दोस्तों आपके गणितीय नहीं बल्कि आपके रसायन से लेकर आपके भौतिक तक, जीव विज्ञान तक दोस्तों इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर जो समीकरण है वास्तव में होती क्या है। तो आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो समीकरण है ये दोस्तों आपके संबंधित है बीजीय व्यंजक से। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने बीजीय व्यंजक के बारे में अगर नहीं जाने होंगे तो आप लोग मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो कि मैंने पीछे दोस्तों बनाकर अपलोड कर दिया है बीजीय व्यंजक से संबंधित। उसमें मैंने आप लोगों को बीजीय व्यंजक समझाया था। दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं बीजीय व्यंजक पर। जो दोस्तों आपका बीजीय व्यंजक होता है वो चर एवं अचर राशियों से मिलकर बनता है। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों जो आपका 3x + 5 है वो भी आपका बीजीय व्यंजक होगा। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख ले 7x - y तो ये भी दोस्तों आपका बीजीय व्यंजक होगा। अगर दोस्तों हम लोग लिख ले y² - 10y + 10 तो ये भी दोस्तों आपका बीजीय व्यंजक होगा। अगर दोस्तों हम लोग लिख लें 3x तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक होगा। अगर हम लिख लें केवल 5 या 7 या पाई, ये सब हमारे क्या होंगे, बीजीय व्यंजक होंगे। क्योंकि दोस्तों इन सभी व्यंजकों का जो निर्माण है वो चर एवं अचर राशियों के मिलने से हुआ है और उनके चिन्हों के साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप 3x + 5 देख रहे हैं, इसमें जो 5 है आपका, ये क्या है दोस्तों, ये आपका अचर राशि है। ये जो है दोस्तों x ये आपका चर राशि है और जो 3 है आपका, ये आपका हो जाएगा अचर राशि। तो आपके चर और अचर से मिलने से क्या हुआ है, ये दोस्तों आपके स्वरूप का निर्माण हुआ है। तो इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार से ये भी क्या होंगे, आपके बीजीय व्यंजक। ये भी आपके बीजीय व्यंजक। जो 3x है ये भी आपका बीजीय व्यंजक होगा। क्यों? क्योंकि x आपका होगा चर राशि और 3 होगा दोस्तों आपका अचर राशि। तो चर और अचर के मिलने से अगर मान चलते इसका चिन्ह अगर माइनस हो गया तो दोस्तों माइनस जो 3x है आपका वो आपका कहलाएगा बीजीय व्यंजक। अब ये मत सोचना दोस्तों कि जिसमें x रहेगा y रहेगा, यानी जिसके साथ चर राशि रहता है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। जबकि जो 5 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 13 होगा, ये सब सारे मतलब जितने सारे संख्याएं हैं हमारे वो बिल्कुल भी बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐसा भूल कभी मत करना, माइंड में कभी भी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों उन सबको भी हम लोग बीजीय व्यंजक ही बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जो ये 5, 7 देख रहे हैं तो आपको देखने में, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर 5 लिखा तो 5 देखने में तो लग रहा है केवल यह अचर राशि है, लेकिन देखने में लग रहा है लेकिन इसके साथ भी चर राशि है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों आपका जो बीजीय व्यंजक है वो चर एवं अचर राशियों के मिलने से बनता है, उनके चिन्हों के साथ संयुक्त होने से। तो दोस्तों यहाँ पर जब देख सकते हैं 5 तो 5 के साथ अगर हम चर राशि यहाँ पर ले ले x इसका घात दे दे 0 तो क्या हम 5 नहीं लिख सकते हैं, बताइए? नहीं लिख सकते हैं। यानी आपका जो x है ये दोस्तों आपका हो जाएगा अज्ञात, यानी लिख सकते हैं 7y⁻0 बराबर 7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y⁻0 यानी इसका जो मान होगा y⁻0 का वो होगा 1 और 7 को 1 से गुणा कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 7। तो देख सकते हैं जो आपके y होंगे और वो आपके हो जाएंगे चर राशि, और जो दोस्तों आपका 7 होगा वो आपका हो जाएगा अचर। तो अचर और चर के मिलने से क्या हुआ है, आपका दोस्तों ये व्यंजक बना हुआ है। इसीलिए हम लोग इन सभी संख्याओं को भी क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक ही बोलेंगे। आप लोग को बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों समीकरण पर। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुल जितने सारे यहाँ पर बीजीय व्यंजकों को देखा, इन सभी बीजीय व्यंजकों में आपके दोस्तों बिल्कुल भी बराबर के चिन्ह दिखाई नहीं दिए गए हैं, इन सबको छोड़कर। ठीक है, यानी अगर दोस्तों अगर हम यहाँ तक बात करें, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यंजक यहाँ पर दोस्तों दिया है बीजीय व्यंजक, इसमें दोस्तों देख सकते हैं कहीं पर भी बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों जब इसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तब दोस्तों ये आपके बीजीय व्यंजक के रूप में ये कहलाएंगे। लेकिन जैसा ही आपके किसी दो बीजीय व्यंजकों के बीच बराबर चिन्ह का अगर प्रयोग दोस्तों हो जाता है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो ये बीजीय व्यंजक का जो कथन है वो हमारे समीकरण के रूप में है, समीकरण के दोस्तों वो स्वरूप में है। तो कैसे, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए 2x + 3 और यहाँ पर जो 7 है ये दोनों क्या चाहिए, बीजीय व्यंजक, लेकिन दोनों है
तो दोस्तों इसके बीच में कौन सा आपका चिन्ह है, तो बराबर। तो देख सकते हैं कि इन दोनों बीजीय व्यंजक के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो बराबर। तो इसको हम लोग बीजीय व्यंजक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है मैं आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3y को भी बोलेंगे हम लोग बीजीय व्यंजक और 9 को भी बोलेंगे बीजीय व्यंजक, लेकिन 3y और 9 के बीच है आपका बराबर का चिन्ह, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा समीकरण है। 5x - 2y ये भी आपका क्या है दोस्तों, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, और जो 8 है वो भी आपका बीजीय व्यंजक है, लेकिन इन दोनों व्यंजकों के बीच आपके बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा स्वरूप है, ये जो हमारा बीजीय कथन है, वो हमारा कहलाएगा समीकरण। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग आगे भी देख सकते हैं। तो इसके आधार पर ही दोस्तों परिभाषा को मैंने लिखा है, जो कि दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही सरल परिभाषा है, आप लोग इसे कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो दोस्तों देखिए माइक मेरा गिर गया, थोड़ा यहाँ पर लगा रहता है माइक गिर गया। देखिए समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है वैसा तो बीजीय व्यंजक देख सकते हैं, इधर का हो गया एगो, इधर को हो गया एगो, एगो को दूगो। ठीक है, हर एक बात को समझते रहिएगा भाई, जो आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर दोस्तों बहुत मुश्किल है समझना। ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा मेरी बातों को। बोला जा रहा है वैसा तो बीजीय व्यंजक जो चर के किसी विशेष मान के लिए, तो हमारे पास क्या है भाई, तो दो को बीजीय व्यंजक है, एगो हेने और एगो हेने, और ये दोनों व्यंजक क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जब दोस्तों बराबर चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो व्यंजक है वो कहीं ना कहीं इस वाले व्यंजक के बराबर है। लेकिन क्वेश्चन ये आती है कि काहे है, काहे से कि आपके इस वाले व्यंजक में जो आप चर राशि x देख रहे हैं, उस चर राशि x कहने का मतलब कि यहाँ पर दोस्तों ये एक तरीके से अज्ञात राशि है, तो हमें इसका मान पता नहीं है, लेकिन जब हमारा इसका मान पता चल जाएगा तो इस मान के लिए ये दोनों आपके जो व्यंजक होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उसी के आधार पर परिभाषा है वैसा दो बीजीय व्यंजक जो चर के किसी विशेष मान के लिए। तो इसमें चर कौन है, देखिए 2x + 3 = 7, 2 भी आपका चर है, 3 भी आपका चर है, 7 भी आपका चर है, नहीं बदलेगा। x आपका केवल क्या है, चर है, यानी इसका जो मान है दोस्तों वो क्या है, अज्ञात है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये समझ कर रख सकते हैं कि ये जो आप अज्ञात राशि x देख रहे हैं, इसी मान के लिए ये दोनों जो व्यंजक होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब ये मान कौन है, ये दोस्तों मैं आप लोग को अभी करके दिखाता हूं, देखिएगा कैसे। ठीक है, तो आपका यहां पर है समीकरण कितना भाई, 2x + 3 = 7। कैसे बराबर है आप लोग यहां पर देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों देखिए समीकरण, बीजीय समीकरणों का दोस्तों हल करते समय हम लोग क्या करते हैं कि चर राशियों को एक तरफ और अचर राशि वाले जो दोस्तों संख्याएं होते हैं उनको एक तरफ क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं पक्षांतर। तो यहां पर देखिएगा 2x क्या चाहिए, ये पूरा ये आपके दोस्तों चर के रूप में है, तो इसको एक तरफ, और जो 3 है और जो 7 ये दोस्तों आपके अचर के रूप में है, तो इसको एक तरफ, यानी संख्यात्मक जो मान है उसको एक तरफ। तो 7 प्लस वाला चिन्ह है, देखिए समीकरण में जब दोस्तों हम लोग संख्याओं का जब पक्ष बदलते हैं तो इनका चिन्ह बदल जाता है। तो +3 उधर जाएगा, क्या होगा -3, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, तो 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, 4 को 2 से कटाएंगे तो हमारे पास जो x का मान है वो निकल कर आ गया 2। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास जो अज्ञात राशि x थी उसका जो मान है वो 2 प्राप्त हो चुका है, जिसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं, चर राशि। और इसी चर राशि x का जो मान है 2, इसी विशेष मान के लिए बोला है ना, चर के विशेष मान के लिए, इसी विशेष मान के लिए ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। कैसे, तो दोस्तों जो आपने अज्ञात राशि यहाँ पर x लिया है ना, जो आपने अज्ञात राशि यहाँ पर x लिया है, तो अब पहले अज्ञात था लेकिन अब तो आपने ज्ञात कर लिया, पहले अज्ञात था अब आपने ज्ञात कर लिया, तो ज्ञात किया तो क्या मान मिला 2, तो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे 2 को। तो जब दोस्तों हम लोग 2 को रखेंगे तो क्या निकलेगा, 2 x क्या है गुणा के रूप में, गुणे 2 + 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7, 2 दूनी के 4 + 3 = 7, 4 3 हो जाएगा 7 = 7। तो देख सकते हैं कि दोस्तों जो आपके दोनों बीजीय व्यंजक है वो आपस में क्या हो चुके हैं, ये बराबर हो चुके हैं चर के विशेष मान x = 2 के लिए। आप लोग इसे क्या हुआ, अच्छे से आप लोग इसको समझ गए। अगर फिर समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दोस्तों जो हमने 5x - 2y = 8 लिया, इसमें 2 क्या है, चर राशि है, एगो x है और एगो y है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पहले कोई एगो अपने से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र चर, अपने से कोई भी क्या करते हैं, हम लोग कोई मान यहाँ पर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान के चलते हैं x के स्थान पर रख लेते हैं
x के स्थान पर 0 और माइनस 2y बराबर 8 कितना होगा 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 तो केवल बचेगा माइनस 2y बराबर 8 को 2 से कटा दीजिए तो y का जो मान है वो निकल कर आ जाएगा माइनस 4। तो आपके पास दोस्तों जो अज्ञात राशि थी x और y उनका मान आपको मिल चुका कितना तो x बराबर मिला 0 और जो y है उसके बराबर जो मान है वो मिला माइनस 4। यानी इन दोनों अज्ञात राशि का जो मान है दोस्तों वो आपने पता कर लिया कि x का मान है 0 और y का मान है माइनस 4। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इन दोनों राशियों को जो मान है आप इस समीकरण में रखिए और देखेंगे कि दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो रख के देखिए दोस्तों x बराबर 0 तो रखेंगे तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 0 और माइनस 2 गुणे y का मान कितना निकला माइनस 4 तो लिखेंगे माइनस 4 ऐसे क्वेश्चन में कर लेंगे आप बराबर 8। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा माइनस के चिन्ह है 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी के यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 अब बराबर हो जाएगा 8 तो बाहरी माइनस है आयो अंदरों का चाहिए माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी 8 बराबर हो जाएगा 8। तो देख सकते हैं कि चर राशि x बराबर 0 और चर राशि y बराबर माइनस 4 के लिए ये जो दोनों समीकरण के जो दोनों बीजीय व्यंजक है आपस में बराबर है तो इसी को तो बोलते हैं समीकरण। तो दोस्तों कितना हल्का है कितना सरल है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे आप लोग इसके बारे में जान लिए होंगे। तो यही दोस्तों आपका कहलाता है समीकरण। ठीक है अब दोस्तों आप लोग जरा यहाँ पर समझिएगा समीकरण के प्रकार। तो दोस्तों जो समीकरण के प्रकार हैं आपके वे हुए हैं अज्ञात राशि के आधार पर। किस पर अज्ञात राशि के आधार पर जिसको हम लोग चर राशि के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों जिस समीकरण में जितनी अज्ञात चर राशि उपस्थित रहती है उनकी संख्या के आधार पर दोस्तों उस समीकरण का नामकरण किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एक चर वाला समीकरण। तो एक चर कहने का मतलब कि इसमें एगो अज्ञात राशि उपस्थित रहेगी जिसका मान हमको पता नहीं होगा। तो एक चर वाला समीकरण कहने का मतलब कि इस समीकरण में दोस्तों जो आपका अज्ञात राशि होगा वो केवल एक ही होगा। इसीलिए मैंने परिभाषा लिखवाया वह समीकरण जिसमें केवल एक ही अज्ञात राशि उपस्थित रहती है उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं। जैसे 2t + 3 = 7 तो इसमें चर राशि कौन होगा तो t एक है ना। इसमें देख सकते हैं 3y = 9 तो इसमें चर राशि कौन होगा y एक है ना। इसमें देख सकते हैं 7x² - 5x + 10 = 0 तो इसमें अज्ञात राशि जो है वो कौन है तो x तो वो भी तो एक है ना। और बाकी सारे लड़के मतलब बहुत सारे जो लड़के होंगे वो डाउट करेंगे सर एगो कहाँ है एगो है दूगो है। तो नहीं बाबू आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मिस मत करना है। आपको देखने में दुगो लग रहा है एगो दूगो ये दोस्तों अपने स्वरूप चेंज कर रहा है। अभी तक आपने जो भी देखा ये वाला ये तीनों आपके दोस्तों ये दोनों आपके दोस्तों रैखिक समीकरण के रूप में थे जबकि ये दोस्तों अपने द्विघात समीकरण के रूप में है। तो जब ये द्विघात समीकरण के रूप में है तो ये दोस्तों अपने द्विघात समीकरण के मानक मान को यह प्रकट करता है। तो जब इसका दोस्तों आप सॉल्यूशन करिएगा तो इसका जो मान होगा वो दुगुना नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर दुगुना मिला है ना x का मान 0 और y का मान -4 तो इसमें दुगुना मान नहीं मिलेंगे एक के मान मिलेंगे x क्या लेकिन दुगुना मिलेंगे एक ही चर राशि के दो मान मिलेंगे। जबकि आपको दो गो चर राशि का अलग अलग दोस्तों क्या होना चाहिए मतलब इसमें दो गो अलग अलग चर राशि होना चाहिए जबकि एक ही चर राशि क्या है अपने x रूप में उपस्थित है। नहीं समझे तो देखिए ना आगे समझिएगा। देखिए इसमें क्या है दो चर वाला समीकरण। तो दो चर वाला कहने का मतलब कि इसमें दो को अज्ञात राशि उपस्थित होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया एगो x के रूप में और एगो वहां पर y के रूप में। तो x और y क्या है ये यहाँ पर दोस्तों दो ठो समान नहीं है ना यानी कि दो ठो दोस्तों ये बता रहा है कि यहाँ पर अज्ञात चर राशि है। तो ऐसे समीकरण को बोलेंगे दो चर वाले समीकरण। देखिए लिखा है परिभाषा वह समीकरण जिसमें केवल दो ही अज्ञात राशि उपस्थित रहती है उसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं y = 5x - 3 यानी एगो x आपका चर राशि हुआ और एगो y तो एगो को दूगो। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा u अभी तो u आपका हो जाएगा चर राशि अभी आपका हो जाएगा चर राशि। तो u और v दोनों का मान मिलेगा अलग अलग। तो इसलिए बोलेंगे कि इस समीकरण में हमारे जो अज्ञात राशि है वो दो ठो है। इस समीकरण में देख सकते हैं एगो t है एगो s है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3t - 10s = जो 13 है। इस समीकरण में हमारे जो अज्ञात राशि है वो दोस्तों दो ठो है एगो t के रूप में और एगो s के रूप में। तो इसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाला समीकरण। अब बात आता है घात पर। तो अगर दोस्तों देखिए ये किस घात इस समीकरण का जो अधिकतम घात वो कितना है देखिए चर राशि का जो अधिकतम है तो कितना है एक। तो अगर इसका घात एक होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर दोस्तों इसका घात एक है तब तो इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर इसी समीकरण में मतलब कि जो आपका एक चर वाला जो समीकरण है अगर उसमें आपके चर राशि का अधिकतम घात अगर 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे एक चर वाला द्विघात समीकरण। जैसे देख सकते हैं एक चर वाला
यानी एक ही चर है x के रूप में, है ना, एक ही चर x के रूप में, लेकिन कितने घातों में है, तो दोस्तों वह 2 घातों में है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक चर वाला द्विघात समीकरण। उसी प्रकार से एक चर वाला त्रिघात समीकरण। अब बात करते हैं इसमें 2 चर वाला में, तो उसी प्रकार से भी होगा। तो इसमें क्या होगा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। द्विघात आएगा तो बोलेंगे 2 चर वाला द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समीकरण को समझते हैं और इसका नामकरण करते हैं। तो आप लोगों ने आपके जो चैप्टर जो 4 9th क्लास का 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसके बारे में दोस्तों आप लोग समझ गए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण करने का मतलब कि हमारे समीकरण में जो हमारी अज्ञात राशियां होंगी वो 2 होंगी, और साथ ही दोनों राशियां जो होंगी उनके जो घात होंगे वो अधिकतम वो केवल 1 होंगे। क्यों? क्योंकि इस समीकरण का जो नाम है वो है रैखिक। तो यही तो दोस्तों आपके नाम का क्या हुआ, यहाँ पर स्वरूप निकल कर आया। तो अगर दोस्तों आप लोग इतना समझ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, आपका जो अध्याय 4 है आपके 9th क्लास का, वो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब दोस्तों आप लोग उसको अच्छे से समझ पाइएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके नोट पर, तो आप लोग हमेशा जो शून्य है, देखिए शून्य कहीं पर लिखे हैं, देखिए लिखे हैं यहाँ पर जो आप शून्य देख रहे हैं 7x² - 5x + 10 = 0, तो इसे दोस्तों हमेशा आप लोग दाएं तरफ ही लिखिएगा। कभी भी आप इधर ना, बाय द वे कभी कभी हो जाए, बाय द वे कभी कभी हो जाए तो अलग की बात है, मान निकालते समय 0 आ जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर लिखना चाहे तो आप लोग इसी रूप में लिखिएगा, हमेशा शून्य को दाएं तरफ डालिएगा। देखिए लिखा है शून्य व्यंजक हमेशा समीकरण के दाईं ओर ही लिखी जाती है, और समीकरण का इस तरीके से दोस्तों निरूपण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से समीकरण के बारे में समझे होंगे। अभी तक दोस्तों हो सकता है यूट्यूब पर आप लोग को बहुत सारे टीचर ने समझाया होगा समीकरण के बारे में, लेकिन उतने लोगों समझाने के बाद भी, उतने टीचर्स के समझाने के बाद भी अगर आपको दोस्तों समीकरण समझ में नहीं आया है, आप मेरे द्वारा बताए हुए दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों, मेरा जो तरीका है, अगर उसके माध्यम से दोस्तों आप समझ गए तो बहुत ही दोस्तों यह खुशी की बात है, मेरे लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपने समीकरण को अच्छे से समझा है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों आप लोग इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड में भी दोस्तों इसको शेयर करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।